नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू राइजिंग इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश की राज्य मंत्री नीलिमा कटियार जी जुड़ चुकी हैं, जिनसे हम जानेंगे कुछ अहम सवाल के अहम जवाब। तो बहुत बहुत स्वागत है नीलिमा जी आपका हमारे चैनल पर। और सबसे पहला प्रश्न नीलिमा जी आपसे हमारा यही रहेगा, क्योंकि आप एक महिला हैं और बहुत ही जल्दी आपने सफलताओं के शिखर को छुआ है। तो आपका अभी तक का राजनीतिक सफ़र कैसे शुरू हुआ और यहाँ तक पहुँचने का क्या कुछ रहा, आपसे जानना चाहेंगे। आस्था जी, सबसे पहले तो ये है कि जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो भी उसी प्रकार की थी। समाज से सरोकार, समाज से जुड़ाव, समाज की संवेदना से जुड़ाव वो घर में देखती थी माँ के कारण। तो वो अपने आप जैसे एक प्राकृतिक रूप से आता है, वो मन मस्तिष्क में बचपन से ही था। और इसके बाद जिस प्रकार से राष्ट्र सेविका समिति, विद्यार्थी परिषद और ऐसे करके संगठनों से जुड़ाव होता चला गया, तो उसको एक दिशा मिलती चली गई। और इसके बाद एक स्वयंसेवी संगठन बनाया था मानसी, तो उसमें हम लोगों ने काम किया था, हमारा एक ग्रुप था। तो ऐसा लगता था कि कहीं जाकर सेवा की दृष्टि से वो क्षमताएं रुकती थीं कि जिसे और सेवा हम कर पाएँ। तो लगता था कि सेवा करने के लिए और थोड़ी सामर्थ्य की आवश्यकता है, और उसके लिए, उसके विस्तारीकरण के लिए वो क्षेत्र राजनीति के माध्यम से हम कैसे और सेवा करने में सक्षम हो सकते हैं, सशक्त हो सकते हैं, वो एक कारण बना और वैसे ये शुरुआत हो गई। नीलिमा जी आपसे हम एक प्रश्न करना चाहेंगे जो कि बहुत अहम भी है। जो कि आज के समय देखा जाए तो राजनीति के बहुत ही अलग अलग तरीके से मायने निकाले जाते हैं, अलग अलग तरीके से परिभाषित किया जाता है। आपके हिसाब से राजनीति की परिभाषा, या यूँ कह सकते हैं कि असल परिभाषा क्या है? देखिए, राजनीति जो है तो नीति ही, जी। पॉलिसी है। और ये पॉलिसी अपने अपने परिवेश के अनुसार परिभाषित होती है। अगर हम दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही में बैठे हैं, वहाँ बात कर रहे हैं, तो राज करने की पॉलिसी क्या होनी चाहिए। जी। तो जब हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में बात करेंगे, तो कैसे व्यवस्थाएं चलनी चाहिए, किस दिशा में फोकस होकर चलनी चाहिए, ये अपने आप में परिभाषित हो जाता है कि सेवा करने के लिए ही होनी चाहिए। जो अभी तक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति से दूर हैं, उन तक वो आवश्यकताएं इतनी बड़ी जनसंख्या वाली लोकशाही के अंदर कैसे उनकी संपूर्ति हो, इस ओर सत्ता व्यवस्था, सरकारें उन्मुख हों और रत रहें। जी। यही राजनीति की भारत के परिप्रेक्ष्य में परिभाषा है। जी। नीलिमा जी आपसे मेरा प्रश्न एक ये भी रहेगा कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो एक संकल्प है, अगर बात की जाए तो पूरे भाजपा का सरकार का यही एक संकल्प है कि हमें अखंड भारत, आत्मनिर्भर भारत की ओर पहल कर दी है और उसकी ओर चलना है। लेकिन इन तमाम बातों के बीच कई अटकलें भी सामने आती हैं, जैसे कि अगर रोजगार की बात की जाए तो युवाओं के प्रश्न में आज भी बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है, जो रोजगार के लिए वो विवश रहते हैं कि उनको अभी भी रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। अगर 2017 से के आंकड़ों से अभी तक का आंकड़ा देखा जाए तो सपा सरकार में भी जो नियुक्तियाँ की गई थी पदों की, वो भी अभी तक रिक्त हैं। जी। रिकॉर्ड भर्तियां हुई हैं, और भर्ती होना उत्तर प्रदेश के अंदर एक बात, और उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भर्ती कैसे हुई, ये उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। जैसे उत्तर प्रदेश के लोगों ने भर्तियां देखी हैं, जिस तरह की भर्तियां देखी हैं, आज उत्तर प्रदेश का जन सामान्य इतना गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहा है कि उन्होंने जिन पर विश्वास किया, व्यवस्था सौंपी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितनी निष्पक्ष, पारदर्शिता पूर्ण भर्तियां करी हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भर्तियां करी हैं, और जितनी बड़ी संख्या में भर्तियां करी हैं, 4 लाख से ज़्यादा आंकड़ा हो चुका है, ये हम सरकारी भर्तियों की बात कर रहे हैं, तो इतनी तो हुई ही नहीं थी।
12 से 17 के बीच में उससे तो ये एक बहुत बड़ी बात है। सूचियाँ आती थी, कोई मतलब नहीं था, केवल सिफारिश, केवल पैसा और केवल क्षेत्र, ये भर्तियाँ कैसे होंगी इसका चैनल था। और आज जिस प्रकार से योग्यता को, मेधा को और मानक को प्रिविलेज मिल रहा है, तो उत्तर प्रदेश की मेधा, उत्तर प्रदेश का योग्य युवा आज आत्मविश्वास से भरा हुआ है। देखिए, वातावरण, माहौल बहुत मैटर करता है। अगर हमारी ऊर्जा, हमारा वर्तमान, हमारा भविष्य अपने अपने योग्यता के सही आंकलन को लेकर सशंकित रहेगा, तो विकास तो हुआ ही नहीं ना। जी। सही मायने में विकास नहीं हुआ। तो युवा जो जो ऊर्जा है, जो वर्तमान के साथ भविष्य है, वो आज अगर आत्मविश्वास से भरा हुआ है कि मेरे साथ न्याय होगा, मेरी योग्यता का सही आंकलन होगा, मेरा सही प्रकार से चयन होगा, तो निश्चित है कि उस राज्य का विकास ठीक दिशा में, ठीक प्रकार से होगा। जी। नीलिमा जी, आपसे मेरा एक प्रश्न और ये भी रहेगा, जिस तरह से आज हाल ही में मुख्तार अंसारी जो एक माफिया है उसको बांदा से टीम गई है और उसको पंजाब से लेकर के आ रही है, और जो सूबे के मुखिया हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो लगातार अपराध को कम करने की एक मुहिम चला रहे हैं, लेकिन उस बीच भी कई ऐसे अपराधी हैं वो बेखौफ हैं। अभी हाल ही में उन्नाव केस सामने आया और तमाम चीज़ें आई सामने। तो ऐसा क्या करना चाहिए कि इन आखिर ये जो अपराधी हैं वो उनमें खौफ आए? देखिए, ऐसा है, ये पहली बार हुआ है कि कोई देश के सबसे बड़े राज्य की अ, बहुमत की सरकार अपनी पहली कैबिनेट की बैठक करे और उस बैठक के अंदर एंटी रोमियो स्क्वाड गठन होगा। प्रत्येक जिले में एक टीम होगी जो मातृशक्ति को, उनके सशक्तिकरण को, उनके उनके जो स्वतंत्रता है और उनके विकास की मुख्य धारा में जो सहभागिता है, वो कैसे ठीक परिवेश में सुनिश्चित होगी, इसके लिए जो सत्ता व्यवस्था की जिम्मेवारियां होती हैं, उस ओर जो एक बिल्कुल 12 से 17 के बीच में विशेष रूप से ऐसा कालखंड था कि गली मोहल्ले चौराहों पर एक जमावाड़ा रहता था। बेटियां शाम को पढ़ने नहीं जा सकती, जो वर्किंग वुमेन्स हैं वो लौटने में भय महसूस करती थी, सड़क में चलने में भय महसूस करती थी। महिलाओं का एक असुरक्षित वातावरण था, उसमें उनकी बराबरी की बात सोचना, उनको समय सीमा में बांध के, ये न्याय नहीं था। एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन उस पहली ही बैठक में, ये सरकार किस दिशा में क्या सोचती है ये उसने बता दिया था। और एक सीधा संदेश, और जिस प्रकार से लाखों लाख मामले उनको ठीक प्रकार से जिस स्तर के जो थे, माता पिता को बुलाकर थाने चौकी में समझाना है, किस स्तर पर, किस स्तर पर उनको अंदर कर देना है, लॉकर के अंदर भेज देना है, धाराएं लगानी है, हर प्रकार के उसमें उन्होंने उसमें उपाय किए। और ये जो इस प्रकार के अराजक तत्व थे, उन पर नकेल कसने का काम हुआ। आज उस दिशा में तमामों प्रयास हुए हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में मिशन शक्ति एक हम कहेंगे कि एक मील का पत्थर, माने अन्य राज्य इसको जो है उदाहरण के रूप में ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रत्येक विभाग के अंदर महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, एक पूरी कार्य योजना तय हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर, और उस कार्य योजना को अमली जामा पहनाकर धरातल पर उतारा गया है। और जो मातृशक्ति का विकास है, उसकी स्वीकार्यता, बेटों के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी आए, ये मानस भी हमें कहीं ना कहीं परिवारों में ही तैयार करना पड़ेगा। समाज को भी उस दिशा में तेजी से, मातृशक्ति सशक्त हो रही है, मातृशक्ति अपने दायित्व को समझ रही है और उस कर्तव्य की भूमिका में आगे आ रही है। समाज को भी कहीं ना कहीं इन बातों को स्वीकार करना होगा, तब जाकर ये संतुलन बनेगा और इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण जो घटनाएं हम देखने सुनने को विकृत मानसिकता की पाते हैं, इनसे मुक्ति मिलेगी। नीलिमा जी, जैसा कि कोरोना काल एक सबसे भयावह सामने आया हमारे पूरी दुनिया के लिए, लेकिन उस बीच अगर शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो वो अस्वस्थ हमें दिखी। तो स्वास्थ्य वर्जन ऐसा क्या किया जाए कि शिक्षा जो है स्वास्थ्य वर्जक के रूप में हमारे सामने आए, और क्या-क्या नई नीति से हम शिक्षा को कर सकते हैं और शिक्षा आगे बढ़ सकती है? देखिए, बहुत तेजी से भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी तेजी से हमारे शिक्षकों ने
इस नई चुनौती का, और हमेशा से भारत की संस्कृति का रहा है कि यहाँ के गुरुजनों ने, टीचर्स ने, शिक्षकों ने आगे आकर हर चुनौती के अंदर न सिर्फ उसका सामना किया है, बल्कि और लोगों को उसके सामना करने की क्षमता के लिए, बढ़ाने के लिए प्रेरित भी किया है। शिक्षकों ने निश्चित रूप से अभिनंदनीय काम किया है। जिस प्रकार से उन्होंने अपने, क्योंकि ये बड़ी बात होती है, हम जो फिज़िकल क्लासेस में जी। रहते हैं उसके बाद वर्चुअल क्लासेस में उन्होंने ई कंटेंट तैयार किए हैं, भारी संख्या में ई कंटेंट तैयार हुए हैं। क्वालिटी वाइज़ वो काफ़ी इम्प्रूव्ड ई कंटेंट हैं, और तेज़ी से इस चीज़ को हमारे जो शिक्षा विभाग है, चाहे बेसिक हो, चाहे माध्यमिक हो, चाहे उच्च हो, तीनों विभागों ने समय से इस चीज़ को, इस गंभीरता को, और शिक्षा कैसे सुलभ हो, बाधित ना हो, इसको करने का प्रयास किया। और इसके बाद ई कंटेंट के माध्यम से, वर्चुअल क्लासेस के माध्यम से वो इसको पूरा करने का प्रयास किया है। बड़े पैमाने पर इसकी योजना बनाकर कंटेंट की गुणवत्ता की जांच के साथ, उसकी सुलभता के जांच के साथ, और ये सरकार पहले ही डिजिटलाइजेशन को मिशन मोड में लेकर संकल्पित सरकार है, और इसकी प्रायोरिटी एजुकेशन से शुरू होती जी। है, और इसको अडॉप्ट करके हम पहले ही चल रहे थे। हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारे कॉलेजेस पहले से ही डिजिटल थे, तो हमें उस ट्रैक पर आने में समय नहीं लगा। लेकिन मैं पुनः बहुत बहुत हमारे टीचर्स का अभिनंदन करना चाहती हूँ, क्योंकि मुश्किल होता है फिज़िकल से वर्चुअल पर आना। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को शिक्षा इस आपदा के समय भी मुहैया हो, इसके लिए अपनी पैटर्न पर और नई टेक्निक को एडॉप्ट करके, मुश्किल होता है, उसको उन्होंने पूरा किया है। नीलिमा जी, आपसे आखिरी प्रश्न करूँगी और बहुत ही अहम सवाल है ये, जो कि हमारे दर्शकों का भी लगातार ज़हन में ज़रूर आता है कि 2022 की क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए, जैसा मैंने पहले आपने प्रश्न किया था कि राजनीति की परिभाषा क्या होती है, जी। तो राजनीति क्यों, ये भारतीय जनता पार्टी के एक-एक कार्यकर्ता की घुट्टी में है। और वो कोविड काल में जनमानस ने देखा है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समाज के साथ जुट करके अपने प्राणों की परवाह किए बिना एक-एक आवश्यकता के स्थान पर, उसी आयाम पर मिले हैं। तो सेवा के लिए राजनीति, प्रत्येक क्षण सेवा के लिए राजनीति, माननीय मुख्यमंत्री जी हों, माननीय प्रधानमंत्री जी हों, कैसे कोविड काल के समय 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, दिन रात एक करके उन्होंने सेवा के काम किए हैं। आज लोक कल्याणकारी, जनहितकारी जो योजनाएं हैं, और उनके जो हम बड़े-बड़े आंकड़े देख रहे हैं, एक बहुत बड़ी संख्या है। हमने कोई क्षेत्रवाद नहीं किया, हमने कोई जातिवाद नहीं किया, हमने कोई तुष्टीकरण नहीं किया, हमने कोई उसमें से समूह को नहीं लिया है। सबका साथ, सबका विकास और सबको विश्वास में लेकर योजनाओं को धरातल में उतारा है। चाहे सौभाग्य योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे महिलाओं से जुड़ी हुई इतनी सारी योजनाएं, उनके पोषण से लेकर उनके आत्मनिर्भरता को लेकर, रोजगार को लेकर, उनके सशक्तिकरण को लेकर, उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता को लेकर, इतनी सारी योजनाएं, चाहे किसानों को लेकर देखें, चाहे युवाओं को लेकर देखें, मूलभूत समस्याओं का निराकरण करते हुए कैसे विकास के पथ पर हम आगे बढ़ सकते हैं। और जो लिविंग एजेंडा है, हमारी लिविंग पॉलिसीज़ हैं, हमारा जो जीवन स्तर है, वो उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ा है, उसका सूचकांक बढ़ा है। और जहाँ जीवन स्तर उठा है, और जीवन स्तर का उठने का पैमाना उस राज्य के विकास को लेकर जोड़ता है। हमारी आय प्रति व्यक्ति बढ़ी है। हम इन सारे जनहितकारी विषयों को जैसे हमने लिया है, गंभीरता से लिया है, मिशन मोड पर लिया है, नीचे उतारा है, उन्हीं बातों को लेकर पुनः हम जनता के सामने होंगे। तो ये थी खास बातचीत नीलिमा जी के साथ, जहां उन्होंने अहम सवाल के बहुत ही बखूबी रूप से जवाब भी दिए हैं और हम सभी को और आपको भी समझाने की कोशिश की है कि क्या नई रणनीति रहने वाली है और तमाम जो योजनाएं हैं वो किस तरह से सफल हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है, सबका साथ सबका विकास, उसकी ओर वो अग्रसर है और बढ़ता हुआ चला जा रहा है। कैमरा पर्सन अमृतांश तिवारी के साथ आस्था तिवारी।